आज इस रामायण का ये जो आयोजन बम्बई शहर में हुआ है, इसे मैं अध्यात्म और भौतिकवाद के इस एक समन्वय तथा इनमें सामंजस्य रखते हुए कैसे हम प्रगति कर सकते हैं, इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। श्रद्धेय आचार्य यशोवर्ण सूरी जी तथा अन्य सभी आचार्यों का नाम करता हूं। यहाँ उपस्थित जो भी श्रोता वृंद, सज्जन भाइयों और बहनों, आज विश्व इस चौराहे पर खड़ा है, वहां हम पाते हैं कि तरह तरह की समस्याओं से मानव जीवन ग्रस्त हो रहा। विशेष करके अगर हम 19वीं शताब्दी से शुरू करें तो वहां से अर्थशास्त्र के बारे में जो गलतफहमियां समाज को दी गई, उससे पूंजीवाद का जन्म हुआ और उसमें यह बताया गया कि जितना अधिक आप उपभोग करेंगे, इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करेंगे, उससे बाजारवाद पनपेगा और उससे आर्थिक उन्नति होगी और हम संपन्नता को प्राप्त करेंगे। ऐसा उन्होंने, एडम स्मिथ महोदय ने सारी दुनिया को समझाया। और यह जो 19वीं शताब्दी है, उसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो उसी समय औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। उसके पहले जो अर्थव्यवस्था सारी दुनिया में थी, उसमें प्रकृति मुख्य रूप से आधार हुआ था और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं बल्कि पोषण होता था। और पोषण करते हुए हम जो दोहन करते थे, से सारी दुनिया अपना जीवन पालन करती थी, चाहे वो खेती के माध्यम से, चाहे पशुपालन के माध्यम से, चाहे वो मत्स्य पालन तथा अन्य साधनों के द्वारा। तो ऐसे के अंदर में जब हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति, इसमें तीर्थंकर ऋषभदेव पैदा हुए और उन्होंने ये हमें सिखाया कि अर्थोपार्जन तो करना है, किंतु अर्थोपार्जन के साथ साथ हमें त्याग और वैराग्य के आधार पर उपभोग में संयम रखते हुए जीवन जीना है। यानी हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया कि निःश्रेयस अभ्युदय की पद्धति से हमें चलना। एक तरफ तो हम आध्यात्म के आधार पर अपने स्वयं को समझते हुए हम त्याग और वैराग्य के आधार पर, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद में भी बताया, तेन त्यक्तेन भुंजिता, हम त्याग करते हुए, संयम के साथ उपभोग करते हुए, और ये भी साथ साथ में ध्यान में रखते हुए कि मां गिरधर, हम दूसरे के धन के प्रति लोभ न रखते हुए, ये समझते हुए कि यह धन किसका है, यानी परमात्मा का है, ऐसा हम समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। किंतु पूंजीवाद ने जो रास्ता बताया, उसमें जो आज 200 वर्ष के बाद आज जो हम 21वीं शताब्दी में देखते हैं,
कि बहुत तरह की समस्याएं आज हमारे सामने हैं। समस्याओं में मुख्य रूप से बेरोजगारी है, गरीबी है, आर्थिक असमानता है, पर्यावरण के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तथा अन्य बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। और सारा विश्व जो है आज एक प्रकार से ग्लोबल टर्मोइल से जूझ रहा है। अमेरिका के अंदर में आज हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसको हम एक बहुत बड़ा धनी राष्ट्र समझते हैं। उसके जो अपने ऋण के द्वारा उन्होंने जो उपभोग किया है सारे दुनिया के संसाधनों का, उसके आधार पर आज के दिन अमेरिका, जिसे हम सबसे बड़ा धनाढ्य देश समझते हैं, उसके ऊपर में दुनिया की सबसे ज्यादा ऋण की लायबिलिटी बनी हुई है। 37.5 ट्रिलियन डॉलर का उसका ऋण है, जबकि उसकी सालाना आय जो है मात्र 30 ट्रिलियन। ऐसे के अंदर में जब उन्होंने ऋण लेते लेते एक ऐसी स्थिति में वो देश पहुंच गया, अब वो जब समझ रहा है कि इस ऋण की समस्या से कैसे बाहर आए। का सालाना जो है, जो उनके बजट के ऊपर में ऋण का जो ब्याज होता है वो 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होता है, जो उनके डिफेंस बजट से भी ज्यादा होता है। तो उन्होंने ऋण ले रखा है, ऋण चुकाने के लिए उनके पास कोई आय के साधन नहीं है, तो वो पुराने ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेते हैं। तो इसलिए अब उनको पुराने जो सस्ते दर पर जो ऋण मिला करता था 1 या 2% पर, अब वहां पर ब्याज की दरें भी बढ़ गई है। 4%, 5% के आसपास ब्याज की दरें हो गई है। महंगाई की समस्या से वो जूझ रहे हैं, बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं, और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं। ऐसे के अंदर में वो चाह रहा है अमेरिका कि सारी दुनिया के अंदर में जो है, अब वो जिस ग्लोबलाइजेशन की बात करता था अब वो डी ग्लोबलाइजेशन की बात करने लगा है, तथा जिस ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा सारे वर्ष के सोर्सेस को लेकर कार्बोनाइजेशन की बात करता था, अब वो डीकार्बोनाइजेशन की बात करता था। कि पिछले 30 वर्षों में हमने जो देखा कि जिस तरह से वैश्वीकरण बढ़ रहा था, अब वैश्वीकरण से वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि आज दुनिया में एक प्रकार से विश्व के अंदर में व्यापार युद्ध छिड़ गया। व्यापार युद्ध के कारण से जो अमेरिका कल तक ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा था, आज प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहा है। ऐसे के हमारे दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस स्वदेशी का एकात्म मानववाद का जो पथ हमें बताया कि हमें वो आर्थिक गतिविधियों को हमको आगे बढ़ाना है, उसमें सिर्फ भौतिकवादी दृष्टि से नहीं, मनुष्य को सिर्फ एक आर्थिक इकाई नहीं समझ करके एक पूर्ण रूप से हमें ये समझना पड़ेगा कि मानव की आवश्यकताएं जो है वो सिर्फ शारीरिक आधारित नहीं है। मनुष्य जो है वो है पशु नहीं है, उसकी अपनी आवश्यकताएं अलग किस्म की होती है। मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा, इस तरह से एक प्रकार से सर्वांगीण दृष्टि से मनुष्य की आवश्यकताओं के बारे में उन्होंने विचार किया। तो शरीर को चाहिए आहार, मन को चाहिए प्यार, बुद्धि को चाहिए विचार और आत्मा को चाहिए साक्षात्कार। यानी हम एक इस प्रकार की जीवन पद्धति को पालन करने वाले उस संस्कृति के लोग हैं जहां हम चाहते हैं कि आर्थिक विकास तो हो, तो आर्थिक विकास के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे ग्रामों का भी उन्नयन हो, हमारे जो किसान हैं, जो मत्स्यजीवी हैं, सभी का सर्वांगीण विकास हो। विकास उसी को माना जाएगा जिससे कि वो हमारे एकदम अंतिम कड़ी पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी विकास हो। यानी ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ जीडीपी के परिमाण को एक मेजरमेंट मानते हुए हम ऐसे समझे कि हमारी जो ग्लोबल के अंदर में हमारी जीडीपी का क्या हिस्सा है और हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ तो हो सकती है, किंतु उसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में ये देखा जा रहा है, समस्या है लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी खूबियां हैं। तकनीक का विरोध नहीं करते, तकनीक का विकास होना चाहिए, किंतु तकनीक का उपयोग मानव हित में होना चाहिए। मानव के विकास में कोई भी अवरुद्ध पैदा हो, उससे मानव की समस्या बढ़े, ऐसा तकनीक नहीं होना। यानी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो वो ह्यूमन सेंट्रिक होना। तो इस तरह जब हम ये कहते हैं कि विकसित भारत हमें चाहना करेंगे 2047 में, तो विकसित भारत क्या हम अमेरिका और यूरोप बनाना चाह रहे हैं? हमें कैसा भारत चाहिए? तो हमें ऐसा भारत चाहिए जहां पर पॉवर्टी, गरीबी शून्य हो, जहां पर बेरोजगारी शून्य हो, यानी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो पॉवर्टी,
और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता जो विषमता जो है वह भी जीरो होनी चाहिए, तथा पर्यावरण जो है हमारा प्रकृति के साथ जो है एक समन्वय और एक सामंजस्य रहे। हम प्रकृति का शोषण न करके प्रकृति का पोषण और दोहन करते हुए हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्य रखते हुए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमें प्रकृति को हमने देवी और देवता के रूप में देखा है। हमारे लिए नदियां जो है वो देवी है, हमारे लिए पर्वत जो है वो हमारे देवता है। हमने प्रत्येक चीज को पंच तत्व के अंदर में जितनी भी चीजें आती है, सूर्य है, चंद्रमा है, नदियां है, पहाड़ है, वायु है, अग्नि है, सभी को हमने एक देवता के रूप में, हमने प्रकृति को कभी भी जो है उसके शोषण के रूप में नहीं बल्कि उसके पोषण के लिए हमने विचार किया। यानी जब हम विकास की अवधारणा करते हैं कि इंडिया इन 2047, तो 2047 का जो इंडिया होगा वह पहला जीरो पॉवर्टी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो इनइक्वालिटी, जीरो करप्शन और पर्यावरण की ये जो अवस्था है वो हमारा पर्यावरण जो है वो इस तरह से जो दूषित हो रहा है, पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यह जो विकास होगा उस विकास के अंदर में हमें मूलतः ये देखना होगा कि वो विकास जो है धर्म और संस्कृति के आधार पर वैल्यू बेस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका के अंदर में, यूरोप के अंदर में परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं, समाज के अंदर में समस्या हो रही है, युवा जो है वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी नहीं होकर के कंजम्पशन में संयम रखते हुए, स्ट्रेन रखते हुए हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। यह जो हमारी जो अवधारणा है ये स्वयं पर आधारित है। स्वयं का मतलब यह हुआ कि हम जो है स्वधर्म का पालन करते हुए, हम स्वदेशी को अपनाते हुए, हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनके चीजों को अपनाते हुए, स्वदेशी कोई संकीर्ण धारणा नहीं है। स्वदेशी के बारे में दत्तोपंत हेगड़े ने कहा है, स्वदेशी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर पैट्रियोटिज्म। स्वदेशी का मतलब आइसोलेशन नहीं है, स्वदेशी का मतलब ये भी नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन, ऐसा भी नहीं है। तो पाश्चात्य जगत कहता है वही हमारे लिए वर्तमान, हम कभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को छोड़ करके हम सिर्फ मॉडर्नाइजेशन में नहीं जा सकते। एक बार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि आप बिल्कुल रूढ़िवादी भी नहीं हो सकते। रूढ़िवादी का मतलब हुआ कि आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह गए। आप बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन नहीं दे सकते जिसमें आप मेढक की तरह आप कुछ करेंगे। यानी आपको ट्रेडिशन और मॉडर्न दोनों में सामंजस्य, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेंगे और ऋषभ देव के बताए हुए जो त्याग और वैराग्य का जो पथ है उसको भी मान कर चलेंगे। यानी हमारा एक पांव जो है वो जमीन पर रहेगा, जो ट्रेडिशन है उसका पांव जो हमारा डायनेमिक, तो हमारा आज के मॉडर्निटी को अपनाएगा। यानी हम एक डायनेमिक ढंग से सेल्फ रिलायंस के मॉडल पर हम आगे जाना चाहिए। तो न तो हम ज्यादा रूढ़िवादी होंगे, न ज्यादा आधुनिक होंगे। हम हमारे नैतिक और हमारे प्राणिक जो मूल्य हैं, तो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो पथ बताया उसको लेकर के चलेंगे। आज के दिन जो हम देख रहे हैं, जो आज का जो युवक है वो समझ नहीं पा रहा है। आज के हमारे जो व्यवसायी वर्गों में भी बहुत सारे, चाहे वो पाश्चात्य के होते हैं हमारे यहाँ के हों, उसके अंदर में गीता के 12वें अध्याय में अगर आप ध्यान देंगे तो हम ऐसे आशा और के पास में बन गए हैं। इसके लिए गीता में कहा है, आशा पास है सतर वृद्धा काम क्रोध परायणा अन्यायेन अर्थ संचया इहंते काम क्रोधाय अन्यायेन अर्थ संचया। यानी हम काम और क्रोध के वश में होकर अर्थ का संचय करेंगे। यह जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया, जो हम अहिंसा का पथ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अहिंसा ही एक ऐसा पथ है कि हम शांति के द्वारा अपने आप को निर्भीक बना सकते। के 16वें अध्याय में जहां दैविक और आसुरी शक्तियों के बारे में कहा है, वहां यह भी बताया है कि आप अभय कैसे प्राप्त कर सकते। तो अभयम सत्यम यानी अभय को प्राप्त करने के लिए अभयम सत्यम ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तथा आर्जवम और अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति पैसे। यानी अभय को प्राप्त करने को, शांति को प्राप्त करके आपको दान के द्वारा अपने जीवन में सरलता लाते हुए, यज्ञ करते हुए, ज्ञान योग में स्थित होते हुए, स्वाध्याय करते हुए, तप करते हुए, यानी ये जो हमारे अंदर में यम और नियम के जो कुल है, के अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, अस्तेय होना चाहिए। ये सब बातों को लेकर के यानी
हमारा जो आर्थिक विकास होगा वो इन सब मूल्यों के साथ। नहीं तो हम विकास करेंगे तो अमेरिका और यूरोप की तरह जो है आज जिस तरह वो लुढ़क रहे हैं, वहाँ समाज में परिवार नहीं है और आपस के अंदर में इतना टेंशन है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, पर्यावरण के अंदर। तो यानी हम स्वदेशी के द्वारा एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि भारत विकसित भी होगा और विकास के साथ साथ हम अपने पौराणिक पुराने मूल्यों, धर्म और संस्कृति के आधार पर मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज भारत जो है वह दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत तो बना है। उसको इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया, अभी हुए नहीं है। अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारी जो आय है वो $3.89 ट्रिलियन की है। अभी हम वो 4.19 ट्रिलियन इसमें चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका प्रोजेक्शन अभी हुए नहीं है। और जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है कि हमारी जो आय होती है पिछले साल 330 लाख करोड़ की थी, उसको हम 80 से डिवाइड करते थे, 82 से डिवाइड 0.89 होता। अभी हमारी जो आय है, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसको 7% से आप बढ़ा भी देंगे, वो भी जो है वो हमारी आय जो बढ़ करके होगी उसमें फिर 90 से डिवाइड करेंगे तो आपकी आय जो है $4 ट्रिलियन के नीचे ही रहेगी। मैं ये नहीं कर, मेरा मुख्य जो विषय था कि आज के दिन हमें भारत को एक आगे ले जाने के लिए प्रथम तो त्याग, वैराग्य और हमें स्वदेशी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे गांवों का विकास हो, हमारे जो लोग गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिले। साथ ही साथ सिर्फ अंत में एक बात कहकर के मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें आर्थिक दृष्टि से अगर आगे बढ़ना है तो हमें दुनिया के आर्थिक संसाधन हैं उनको जानना पड़ेगा। आर्थिक संसाधन 3 प्रकार के, मानव संसाधन, पूंजीगत संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, यानी ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। तीनों के अंदर विस्पेन ये कहता है कि आज के दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है वो मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट 64%, कैपिटल रिसोर्स 16% एंड नेचुरल रिसोर्स 20%। यानी भारत की जो जनसंख्या है ये 18% ऑफ द ग्लोबल रिसोर्स है, किंतु आज के दिन हमारी जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वी आर ओनली 3.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। वेयर अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ है, किंतु जो जीडीपी है वो $30 ट्रिलियन है। यानी दुनिया की पॉपुलेशन का 5% और दुनिया की इनकम का 25%। और चाइना की जो है, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो उनकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो वो 18% ग्लोबल पॉपुलेशन का, किंतु उनकी इनकम भी $20 ट्रिलियन। तो दे आर 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 20% ऑफ द ग्लोबल इनकम। भारत जो है आज के दिन 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वी आर ओनली 3.5% ऑफ द ग्लोबल। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स तो है, किंतु उसको एजुकेशन के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसका हमने मौका नहीं दिया है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ना पड़ेगा। ऋषभ देव जी कौशल और सृजनता की बात करते हैं, तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ये हमारे अंदर आनी चाहिए। ये अगर जब होगा तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, सो देयर इज अ नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इनटू इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। हमें अपने मानव संसाधन को बौद्धिक संपदा के रूप में बनाना पड़ेगा। आज दुनिया में 38 लाख पेटेंट फाइल होते हैं, उसमें चाइना अकेला 18 लाख पेटेंट फाइल करता है, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल। हमारी जो पेटेंट फाइलिंग होती है 1 लाख के करीब होती है। यानी हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा आज जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स है, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, ये सारे के सारे इंपोर्ट करते हैं। हमें हमारे युवाओं के भीतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में हमारे R&D का खर्च को और ज़्यादा एलोकेट करते हुए हमें बौद्धिक संपदा को बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज इतना समय मुझे दिया गया है, इसके अंदर में मुझे जैसे इतना ही कहना था कि ट्रम्पोनोमिक्स तो ठीक है, किंतु जब हम स्वदेशी इकोनॉमिक्स को फॉलो करेंगे तो उसके अंदर में हम धर्म और संस्कृति के आधार पर देश को सही रूप में आगे बढ़ा सकेंगे। इस दिशा के लिए आपने यहाँ जो आयोजन करके यह जो एक वातावरण खड़ा किया है, इसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता इन दोनों को साथ में मिलाते हुए, प्रकृति के साथ एक प्रकार से सामंजस्य रखते हुए, इस समन्वय को रखते हुए हम निःश्रेयस और अभ्युदय की अगर बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दिन आएगा
कि भारत जो है अपने विश्व के अंदर में वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है, हम आगे बढ़ सकेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यह कहकर वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।